नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 9वें अध्याय सजीव, विशेषताएं एवं आवास के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में सजीवों के आवास के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। हमने देखा था कि सजीवों को हम उनके आवास के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला स्थलीय आवास और दूसरा जलीय आवास। स्थलीय आवास के उदाहरण में हमने वन क्षेत्र, घास के मैदान वाले क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्रों को बांटा था। जबकि जलीय आवास के अंदर हमने तालाब, दलदल, झील, नदियां तथा समुद्र के विस्तारों को समावेशित किया था। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि इन आवासों में रहने वाले जो जीव हैं वे अपने शरीर में किस प्रकार का अनुकूलन धारण करते हैं, जिससे कि वह इस प्रकार के प्रदेशों में जीवित रह पाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्थलीय आवास के विषय में, और उसमें भी हम चर्चा करेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र की। आप अगर मरुस्थलीय क्षेत्र के विषय में जानते हो तो आप जानते होंगे कि वहां पर चूहे, सांप तथा ऊंट जैसे कई जंतु देखने को मिलते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, इन जीवों में आप अगर ध्यान से देखें तो आप इनमें छोटा सा परिवर्तन पाएंगे। चूहे जिनके पैर काफी छोटे होते हैं, जबकि सांप उनके तो पैर ही नहीं होते, बल्कि ऊंट यह ऐसा जीव है जिसके पैर काफी लंबे होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं रखते, जिससे उनके शरीर जो है वह रेती की गर्मी से नहीं बच पाते। अतः विद्यार्थी मित्रों, यह जीव अपने दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिल बना करके उसमें रहते हैं। आपने जरूर सांप या चूहों के बिल ऐसे प्रदेशों में जरूर देखे होंगे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, रात्रि के समय जब तापमान में काफी कमी आती है तब ये जंतु बाहर निकलते हैं और फिर अपना शिकार ढूंढते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यदि हम चर्चा करें रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाली वनस्पतियों के विषय में, तो जैसा कि आप जानते हैं रेगिस्तानी विस्तार में जल की काफी कम मात्रा होती है और वनस्पतियां अपने पत्तों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करती है, जिससे अपने शरीर में रहा हुआ अधिकांशतः जल वे वातावरण में छोड़ देती हैं। परंतु मरुस्थलीय विस्तारों में ऐसा नहीं होता। मरुस्थलीय विस्तारों में जो आप वनस्पतियां देखते हैं, जैसे कि नागफनी या बबूल, इनकी पत्तियां काफी छोटी होती हैं और इनमें कांटे पाए जाते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं और उसमें छोटी पत्तियां और कांटे उनको मदद करती हैं। मरुस्थलीय पौधे पत्तियां या तो अत्यंत छोटी होती हैं या तो अनुपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन काफी कम मात्रा में होता है। जबकि कुछ पौधे जैसे कि नागफनी, उनमें जो पत्तियां हैं वह कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, इनमें पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाला जो जल का हाश है उसमें काफी कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह हकीकत में उसका तना है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और खुराक बनाने का काम भी करता है। इनका तना एक मोटी मोम जैसी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। इनके ऊपर पाई जाने वाली जो मोम जैसी संरचना है वे जल के हाश को अत्यंत कम कर देती है। विद्यार्थी मित्रों, अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वे जल के अवशोषण के लिए मिट्टी में काफी गहराई तक उतरी देखने को मिलती है। यदि आप किसी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर किसी पौधे को उखाड़ करके उसका अभ्यास करें तो आप पाएंगे कि उनकी जड़ें काफी लंबी होती है और काफी गहराई तक होती है, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश में जल जो है जमीन में काफी गहराई पर होता है और उसे प्राप्त करने के लिए जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले पौधे हैं उनकी जड़ें काफी गहराई तक उतरी हुई देखने को मिलती हैं। आइए अब चर्चा करते हैं पर्वतीय क्षेत्र के विषय में। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पादप या जंतु हैं उनमें किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है उसकी चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पर्वतीय क्षेत्र यह ऐसे आवास क्षेत्र हैं जहां सामान्यतः बहुत अधिक ठंडी पड़ती है और तेज हवाएं चलती हैं। कुछ क्षेत्रों में तो शीतकाल में हिम वर्षा भी देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कुछ पादपों के विषय में। तो सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पादप हैं वे शंकुआकार होते हैं और उनकी शाखाएं तिरछी होती है। इसके अतिरिक्त
इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है, जिससे होता क्या है, यह वर्षा का जल एवं हिम सरलता से अपने शरीर से खिसका सकती हैं और यह सड़ती नहीं है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति वाले वृक्ष भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्वत पर जीवित रहने के लिए अनेक जीव कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन भी अपने शरीर के अंदर प्राप्त कर पाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थिति के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। वे भी अपने शरीर में कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं, जिससे कि वह अपने आसपास के विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अपने आप में अनुकूलन प्राप्त कर सके और जीवित रह सके। उनकी त्वचा काफी मोटी होती है और फर भी काफी मोटी पाई जाती है, जो कि ठंड से उनका बचाव करती है। जैसे कि हम बात करें याक के विषय में, तो याक उसके शरीर पर काफी लंबे लंबे बालों की परत होती है, जो कि होने वाली हिमवर्षा से उत्पन्न होने वाली ठंड से उसकी सुरक्षा करती है। यदि हम चर्चा करें पहाड़ी तेंदुए के विषय में, तो पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर आई होती है। यह फर भी काफी मोटी होती है। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाती है। यदि हम चर्चा करें पहाड़ी बकरियों के विषय में, तो विद्यार्थी मित्रों, यह बकरियां पहाड़ पर जब अपना जीवन यापन करती हैं, तब उनको पहाड़ पर चढ़ने के लिए सरलता रहे तथा उनके पैर छिल न जाएं, वे आसानी से दौड़ सके, चट्टानों पर चल सके, इसलिए उनके जो खुर हैं वे काफी मजबूत पाए जाते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं घास स्थल में पाए जाने वाले कुछ जीवों के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, घास स्थल में पाए जाने वाले जो जीव हैं, उनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शेर के विषय में। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार करता है और उनको मार करके खा जाता है। यह मटमेले या हल्के भूरे रंग का होता है। यह भी उनके शरीर में पाए जाने वाला एक अनुकूलन ही है, जो कि उनके शरीर को घास में छिपने में मदद करता है। घास का रंग और इनकी त्वचा का रंग बिल्कुल एक जैसा हो जाने के कारण जो शिकार है वह इन्हें सरलता से नहीं देख पाते। शेर की जो आंखें होती हैं वह चेहरे पर सामने की ओर आई होती हैं, जो कि वन में दूर तक अपने शिकार को देखने में सहायता करती है, जिससे कि शेर उनका शिकार कर सके। साथ ही शेर के जो अगले पैर हैं उनके नख लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींच करके छिपा सकते हैं। यह नख उनको शिकार पकड़ करके उसे घायल करने में काफी मदद करते हैं। इनके नख 2 से 5 सेंटीमीटर जितने लंबे होते हैं, जो कि शिकार के शरीर में घुस जाते हैं और उन्हें भागने नहीं देते। यह अधिकांश हिरण का शिकार करते हैं, तो हिरण भी अपने शरीर में कुछ निश्चित प्रकार के अनुकूलन प्राप्त करते हैं, जिससे वह अपने आप को इन शिकारियों से बचा सके। तो आइए अब चर्चा करते हैं हिरण के शरीर में होने वाले अनुकूलन के विषय में। तो विद्यार्थी मित्रों, हिरण पौधों के कठोर तने को चबा करके खाते हैं, जिसके कारण इनके जो जबड़े होते हैं और दांत काफी मजबूत होते हैं। इनके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि से जानकारी देते हैं। इनके लंबे कान के कारण वे दूर तक होने वाली हल्की सी हलचल को भी सरलता से सुन पाते हैं और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके सिर पर पार्श्व भाग में दोनों जो आंखें हैं वह प्रत्येक दिशा में देख करके खतरा महसूस कर सकती हैं, यानी इनकी आंखें सामने न होकर के पार्श्व दिशा में होती हैं, जो कि सभी ओर देख करके इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिरण काफी तेजी से दौड़ने वाला जीव है, जो कि तेजी से भाग करके अपने आप को अपने शिकारियों से सुरक्षित रखता है। आइए अब चर्चा करते हैं जलीय आवास के जीवों के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं शार्क या अन्य प्रकार की मछलियां जल में पाई जाती हैं और उनका आकार धारा रेखीय होता है, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जैसे कि ऑक्टोपस, यह धारा रेखीय शरीर नहीं रखते। शार्क जैसी अन्य मछलियां अपने गिल या क्लोम की सहायता से श्वसन की प्रक्रिया करती हैं, परंतु कुछ मछलियां या कुछ समुद्री जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोम या गिल नहीं पाए जाते हैं। तो वह अपने शरीर में किस प्रकार का अनुकूलन प्राप्त करते हैं, चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस यह कुछ ऐसे जीव हैं जिनका शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र में गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपने और आने वाले शिकार को पकड़ते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
इनके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, यह जीव जब चलने के लिए गति प्राप्त करते हैं तब यह अपने शरीर को संकुचित करके धारा रेखीय बना लेते हैं और वह सरलता से जल में गति कर पाते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल्स यानी क्लोम पाए जाते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर गिल्स नहीं पाए जाते, जैसे कि डॉल्फिन या व्हेल। व्हेल और डॉल्फिन यह ऐसे समुद्री या जलीय जीव हैं जिनमें गिल नहीं पाए जाते। यह श्वास किस प्रकार से लेते होंगे, यह मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो इनके श्वास लेने के लिए नासिका छिद्र या तो नास द्वार आए होते हैं, जिनकी सहायता से यह वातावरण में रही हुई वायु को खींच सकते हैं और श्वसन की प्रक्रिया कर सकते हैं। वे समय समय पर समुद्र की सतह पर आते हैं और अपने शरीर में जो उन्होंने वायु भर रखी है वह अपने नाक छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। आपने किसी टीवी प्रोग्राम में व्हेल किस तरह से श्वास लेती है उसका वीडियो जरूर देखा होगा। विद्यार्थी मित्रों, व्हेल काफी लंबे समय तक अपने शरीर में श्वास को भर के रखती है। वे आसानी से श्वास को भर करके समुद्र के तलिए में जाती है और जब उसे श्वास बाहर छोड़नी होती है तब वापिस वह सतह पर आती है और श्वास को छोड़ देती है। उसके लिए वह अपने इस नाक द्वार की मदद लेती है। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं तालाब एवं झील में पाए जाने वाले कुछ जीवों के विषय में। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कुछ पादपों यानी पौधों के विषय में। कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं, जिससे कि वह पौधे हिलडुल न सके एवं अपने स्थान पर स्थिर रह सके। जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत ही छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक होती हैं, क्योंकि उन्हें जमीन में से पानी का शोषण करना होता है। परंतु समुद्री या जलीय वनस्पतियों में जड़ें काफी गहराई तक नहीं होती है, क्योंकि उनको जीवन के लिए जरूरी जो पानी है वह बिल्कुल ऊपर की सतह पर ही प्राप्त हो जाता है। अतः इनकी जड़ें बिल्कुल छोटी होती हैं और उनकी जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को तलहटी के साथ जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा एवं खोखला तथा काफी हल्का होता है, जिससे कि वह सरलता से पानी पर तैर सके। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह से डूबे भी रहते हैं तथा कुछ जलीय पौधे ऐसे भी होते हैं कि जिनके सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सकरी तथा पतले रिबन की तरह होती है। यह पतले रिबन की तरह होने के कारण जो जल में तेज लहरें उठती हैं उसके दिशा में अपने आप को सरलता से ढाल सकती हैं या सरलता से मुड़ सकती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित हो जाती हैं, यानी पत्तियों में काफी सारी शाखाएं देखने को मिलती हैं, जिससे जल इनके बीच से सरलता से बह जाता है और इनको कोई क्षति देखने को नहीं मिलती। अब आइए कुछ जंतुओं के विषय में चर्चा करते हैं, जिनमें हम बात करेंगे मेंढक के विषय में। मेंढक एक ऐसा जीव है जो कि सरलता से तालाब या झील जैसे विस्तारों में देखने को मिलता है। मेंढक तालाब के जल एवं स्थल दोनों ही भाग में देखने को मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, मेंढक भी अपने शरीर में कुछ अनुकूलन लेकर के आता है, जिससे वह इस तालाब के विस्तार में जीवन यापन कर सके। इनके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो कि उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं। आप इस चित्र के अंदर सरलता से देख सकते हैं कि मेंढक के जो अग्र उपांग है उसकी अपेक्षा जो उसके पश्च पैर हैं वह काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं, जो कि उन्हें तालाब के पानी पर या झील के पानी पर सरलता से तैरने में मदद भी करती है, जिससे कि वह डूब ना सके। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ जीवों में पाए जाने वाले अनुकूलन के विषय में चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख करके अनुकूलन के विषय में काफी सारा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। विद्यार्थी मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें।